जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं इंद्रजीत कुमार प्रजापति फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। इसमें बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर चल रहा है जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने एक लेक्चर किया है जिसमें इंट्रोडक्शन बताया है इसका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, और दूसरा हमने लेक्चर किया है जिसमें हमने एक्सप्लेन कर रखी है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी का मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू भी दिया है कि प्रोबेबिलिटी मैथ का एक सेपरेट ब्रांच होने के साथ हम इसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में या फिजिक्स के अंदर कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसका हिस्टोरिकल व्यू कि वाई वी कैन यूज हेयर प्रोबेबिलिटी, जबकि टॉपिक हमारा क्या है, फिजिक्स का है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखना है तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। और लेक्चर नंबर 3 जो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं उसका नाम है सम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पर हम कुछ प्रोबेबिलिटी लेते हैं और उस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब उस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल पाएगा कि वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाना मुझे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा, इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि अगर आप सपोज कर लेते हैं एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर टॉस करेंगे तो एक कॉइन है तो यहाँ पर हेड हो सकता है, यहाँ पर टेल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनती है। और दो पॉसिबिलिटी बनेगी तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ केस कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ऐसे अगर आप अगर एक के वो सिक्का लिए हैं, एक कॉइन लिए हैं, ऐसे अगर आपने 2 कॉइन लिया है, 2 कॉइन लिया है, तो आप देख रहे हैं कि किसी में हेड आ रहा है, किसी में हेड आ रहा है, किसी में टेल आ रहा है, किसी में टेल आ रहा है, किसी एक में हेड आ रहा है, किसी एक में टेल आ रहा है, किसी एक में टेल आ रहा है, किसी एक में हेड आ रहा है। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 4 पॉसिबिलिटी बनती है। आप अगर ऐसे 3 सिक्का ले लेते हैं, 3 सिक्का लेंगे तो हेड 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 और टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। या फिर देखेंगे आप कि यहाँ पर टेल होगा, यहाँ पर टेल होगा और यहाँ पर हेड होगा, और फिर यहाँ पर ऐसे हेड होगा, और ऐसे 8 पॉसिबिलिटी बनेगा, 3 3 6, 2 पॉसिबिलिटी और बनेगी। देखो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल और हेड टेल हेड, और फिर आ जाएगा टेल हेड टेल, ये एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल और हेड बन जाएगा। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 3 सिक्का ही फेंका हमने और 8 पॉसिबिलिटी बन गई, और पॉसिबिलिटी में मिस्टेक होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। यहाँ पर 3 सिक्के में ही कुछ देर के लिए हमें ही कॉन्साइज कर लिए थे, हमारा माइंड हो गया था कि कुछ न कुछ यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर ऐसे सिक्कों की संख्या बढ़ाते गए तो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है उसको पकड़ने में, डिटेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी या कंडीशन थोड़ा बड़े होते चले जाएंगे और आपके भूलने और कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती रहेगी। यहाँ 3 सिक्के में ही ऐसे हो गया। तो ऐसे अगर मैं 4 सिक्का फेंकूँ, 5 सिक्का फेंकूँ, 10 सिक्का फेंकूँ, 20 सिक्का फेंकूँ, तब तो और भी जटिल ये प्रक्रियाएं हो जाएंगी। इन्हीं प्रोसेस को, जो इतने बड़े बड़े प्रोसेस हैं, इन्हीं अगर मैं 10 सिक्का फेंकूँ तो यानी कि 2 की पावर 10, ऐसे अगर मैं फेंकूँ तो 2, देखो यहाँ पर हमने 2 सिक्का फेंका था तो 2 की पावर हमने क्या किया था, 2 किया था। 3 सिक्का फेंका था तो 2 की पावर 3 किया था। 4 सिक्का फेंकते तो 2 की पावर 4 करते। 5 सिक्का फेंकते तो 2 की पावर 5 करते। तो ऐसे 10 सिक्का फेंक दिए तो 2 की पावर 10 हो गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 10 बार ऐसे कर लेते हैं। अभी पता चल जाएगा कि यहाँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 128 256 और 512 और 1024। अब आप देख रहे हैं कि 1024, 10 सिक्का केवल फेंका और 1024 पॉसिबिलिटी बन गई। बनाते रहो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड, बनाते रहो 1024।
मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैथमेटिक्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी टू टॉस द 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो अगर 10 कॉइन एक साथ फेंका गया तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन बताइए। तो 1024 इतने कंडीशन आप बनाएंगे ना, तो बनाते बनाते फिर 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में केवल एक क्वेश्चन करके आएंगे, फिर और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन ये कितने का है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो फिर उस चीज को, ये जटिलता, ये बहुत जटिल जो गणितीय विधि है, जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसको सॉल्व करने के लिए और इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का जो हेल्प लिया है, उसी को हम बोलते हैं कि ये बायनोमियल थ्योरम है। बायनोमियल थ्योरम से प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी सॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है, इजी वे में हल हो जाती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के कंसिडरेशन में हम क्या यूज करते हैं, बायनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे समझ कर आप मतलब इसको समझ चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में अभी हमने पढ़ा, फिर हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी में आ रहा है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम भी आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ क्यों पढ़ने चल रहे हैं। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास जो ये सम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन है, इसको पढ़ने के लिए 2-3 कंडीशन है। उस कंडीशन को लेकर ही हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे कि बेसिकली इस टॉपिक में हम कैसे बायनोमियल थ्योरम का अप्रोच ले पाएंगे। तो हमने एक कॉइन लिया, हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है कि टॉस अ कॉइन, टॉस ऑफ अ कॉइन। हमने क्या किया, एक क्या लिया, कॉइन लिया। अब जब एक कॉइन लिया तो एक कॉइन है और उस कॉइन को क्या किया, टॉस किया। अच्छा, कॉइन इसके पास होता क्या है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। अच्छा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं आप, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर 2 हो गया। या तो हेड, अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो या तो सिक्के पर हेड आएगा और या तो सिक्के का अपर मोस्ट पर या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में सिक्के के अपर मोस्ट पर या तो हेड आया या तो टेल आया। अब या तो हेड आया या तो टेल आया, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, पॉसिबिलिटी 2 हो गई। तो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अगर मैं हेड को ए से रिप्रेजेंट करूं, या कह सकता हूं कि ऐसे मैं लिख देता हूं, हेडिंग लिख देता हूं कि पॉसिबल जो वे हैं, तो यहाँ पर इवेंट कैन हैपन। अगर इवेंट कैन हैपन्स को मैं ए से लिखूं, ऐसे ए से लिखूं, और ऐसा भी कह सकता हूं कि इवेंट कांट हैपन्स। अगर मैं उसको बी से कहूं, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटे, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगा, पी अगर मैं कहूं इसको, तो ए प्लस बी। लेकिन ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा मैं लिख दे रहा हूं कि इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। और इवेंट के हैपनिंग ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि इस बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं पी डैश से कह रहा हूं, और ये पी और ए प्लस बी ये होता है। जो ए प्लस बी है, ये क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ द इवेंट के कितने नंबर ऑफ वे हैं। तो इस ए के होने की वे है और बी के होने का वे जो है, इसको मिला के हम कह रहे हैं ये 2 है। और ए कितनी बार हो सकता है इस सिक्के में, यानी कि हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी 1/2 हो गई। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस फार्मूले से चाहे आप लगाएं और चाहे आप ऐसे देखें कि पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, कंडीशन की कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो एक सिक्का जब आप उछाल रहे हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मतलब इक्वली दोनों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये कंफर्म है।
ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई ना आए, ये कंफर्म है। तो अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो बहुत अच्छे से आसानी से आप इस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे आप फार्मूला यूज करें और चाहे आप इतना जानते हैं कि इस कॉमन सेंस से भी इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को देखें अगर हम कि टॉसिंग द टू कॉइन, हम दो कॉइन को यहां पर टॉस करें, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, दो कॉइन को हम यहां पर टॉस करें तो हमारी कुछ कंडीशन दूसरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अब दो कॉइन को टॉस करते हैं, तो दो कॉइन को हमें टॉस करना है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, दो कंडीशन लगाते हैं, दो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि व्हेन द कॉइन आर अनलाइक, पहला कंडीशन लेंगे व्हेन द कॉइन आर अनलाइक, या हम इसी को एक और नाम दे देते हैं डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल। और दूसरी कंडीशन हम इसी का नाम दे रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 कि व्हेन द कॉइन आर लाइक, या हम इसी को नाम दे रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल। यहां पर याद रखना इनडिस्टिंग्विशेबल, यहां डिस्टिंग्विशेबल है तो यहां पर इनडिस्टिंग्विशेबल है, ये यहां पर नाम दे रहे हैं। या आप ऐसे कह रहे हैं, यहां पर मैं नाम ही लिख देता हूं दूसरे वाले पॉइंट का, व्हेन द कॉइन आर सिमिलर, इसी को सिमिलर भी कह सकते हैं या लाइक कह सकते हैं, सिमिलर एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, ये। तो इस तरीके से हम दोनों केस अब देखेंगे। देखो हमारा जो फर्स्ट केस था उसमें हमने एक कॉइन को क्या किया था, टॉस किया था, और एक कॉइन पर हम देखते हैं हेड या टेल बने हुए होते हैं और दो पॉसिबिलिटी होती है जब उसको हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, या तो ऊपर हेड आएगा या तो ऊपर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हमने देखा था, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। अगर हम ऐसे इसी लाइन को हेड आने की प्रोबेबिलिटी को 1/2 करें और टेल आने की प्रोबेबिलिटी के 1/2 करें, लेकिन इसी लाइन को थोड़ा सा घुमा दें, हम कहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, लेकिन हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। लेकिन मैंने क्या ये कहा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन ओबियसली इसका मतलब तो यही निकल कर आ रहा है कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब यही निकल कर रहा है कि 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और 10 आने की 10 कह रहे हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है। लेकिन वो पूरा का पूरा केस अगर हम इसमें एप्लीकेबल करें टॉसिंग ऑफ अ टू कॉइन में, तो हम दो केस से इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम दो केस लेकर चलते हैं, एक तो है व्हेन द कॉइन आर अनलाइक और डिस्टिंग्विशेबल। बेटे ध्यान रखना, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है कि एक बैग है सॉरी एक बैग है और एक उस बैग में एक रेड बॉल रखी हुई है, एक ब्लू रखी हुई है, ऑरेंज रखा हुआ है, ग्रीन रखा हुआ है, ऐसे ऐसे एक एक बॉल दो बॉल रखा हुआ है। उस बैग में मैंने कहा कि आंख बंद करके और आप एक बॉल निकालिए, तो आपने जब एक बॉल निकाला तो वो रेड कलर की अगर मान लो बॉल है, तो मैंने आपसे पूछा किस कलर की बॉल है, तो आपका आंसर होगा रेड कलर की बॉल है। लेकिन अगर मैं उस बॉल को फिर से उसी थैले में निकालूं, वो डाल दूं और उस थैले से कोई दूसरा बॉल निकालूं और फिर मैं कहूं कि ये किस कलर की बॉल है, और अगर कहीं संयोग से फिर वही बॉल निकल कर आ गई, तो फिर आप बोलेंगे कि ये रेड कलर की बॉल है। और फिर अगर मैं थैले में उस बॉल को डाल दूं और फिर मैं हाथ डालूं और फिर मैं निकालूं एक बॉल और फिर आपसे पूछूं कि किस कलर का बॉल है उस थैले में से निकाल कर जो मैंने हाथ में लिया है, तो फिर अगर कहीं संयोग से फिर वही रेड बॉल है, तो आप फिर बोलोगे रेड बॉल है। तो फिर आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन ये होगा कि कहीं आप उस बैग में रेड ही बॉल तो नहीं भरे हुए हैं। तो अगर आप बैग खोल कर देखते हैं और उस बैग में एक ही रेड कलर का बॉल है, बाकी सब बॉल डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, मतलब एक रेड कलर का है, एक वायलेट, एक ब्लू, एक येलो, एक ग्रीन, मतलब ऐसे डिफरेंट कलर, एक ही सिंगल कलर का सिंगल बॉल है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि संयोगवश केवल एक बॉल बार बार निकल रहा था,
ऐसा नहीं था कि उसमें एक ही कलर के बहुत सारे बॉल थे और बार बार अलग बॉल निकल रहे थे। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है जिसे आप पहचान सकें। उस बैग में से अगर मैं एक बॉल निकालता और वो रेड कलर का है, कोई दूसरा बॉल निकालता कहीं वो ग्रीन कलर का हो जाता, कहीं दूसरा बॉल निकालता येलो कलर का हो जाता, तो आप ये रेड ग्रीन येलो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप उसको पहचान रहे हैं कि ये डिफरेंट कलर का है, ये डिफरेंट कलर का है, ये डिफरेंट कलर का है, ये कलर डिफरेंट प्रॉपर्टी रख रही होगी। तो जो ये आप कलर के बेसिस पर चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, उनको सेपरेट कर पा रहे हैं, उनमें जो अंतर आप बता पा रहे हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल। मतलब आप अंतर बता पा रहे हैं किसी दो चीज़ों में, दो या दो से अधिक चीज़ों में, ये डिस्टिंग्विशेबल है ये। तो when the coin are unlike, मान लेते हैं कि दो कॉइन लेते हैं, एक को हम कह रहे हैं कि कॉइन नंबर फर्स्ट और एक को कह रहे हैं कि कॉइन नंबर सेकंड। हम कुछ ऐसे मान भी लेते हैं, कह देते हैं कि मान लो कि ये कॉपर का है और ये कॉइन सिल्वर का है। ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे दो कॉइन हैं, एक कॉपर का है एक सिल्वर का है। इसका एक कॉइन ये है तो हेड और ये इसका टेल होगा। तो मैं इसके हेड को अगर मैं कहूँ कि ये A1 है और इसका जो टेल है ये B1 है, और इस कॉइन का जो हेड है, इस कॉइन के हेड को मैं कह रहा हूँ कि ये A2 है, और इस कॉइन का जो टेल है इसको मैं कह रहा हूँ कि ये B2 है। तो अगर इन दोनों कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है, इन दोनों कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है, तो कितने केसेस बनेंगे ये आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से पकड़ कर देखो, यहाँ से और यहाँ से, तो हेड और हेड आ सकता है। इसको और इसको पकड़ कर देखेंगे तो टेल और टेल आ सकता है। इसको और इसको पकड़ कर देखेंगे तो हेड और टेल आ सकता है। इसको और इसको पकड़ कर देखेंगे तो टेल और हेड आ सकता है। इतने केसेस बनेंगे। या आप ऐसे देख लें कि इसका एक बार कनेक्शन इससे हो गया है, एक बार कनेक्शन इससे हो गया है, फिर एक बार कनेक्शन इसका इससे करा दीजिए, फिर एक बार कनेक्शन इसका करा दीजिए। चार ऐसे कंडीशन बनेंगे। इस चार कंडीशन को अगर आप लिखना चाहें तो इसको अगर आप इस वाले को A1 कह रहे हैं तो ये कंडीशन A1 और ये कंडीशन A1 बनेगा, और ये कंडीशन आपको क्या बनेगा B1 और B1 बनेगा, B1 और B2 बनेगा, सॉरी B1 और B2, A1 और A2 बनेगा। ये कंडीशन बनेगा A1 और ये कंडीशन बनेगा B2, और ये कंडीशन आपका बनेगा B1 और ये कंडीशन आपका बनेगा A2। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगा। देखो आप इस वाले को मैंने A1 कहा, इस वाले को A2 कहा, इस वाले को फिर से देख लो, इस वाले को मैंने A1 कहा है। देखो यहाँ से केस क्या बना T1 T2, तो T और T, ये इसको B1 इसको B2, B1 B2, फिर मैंने हेड और टेल, ये हेड आया है ये टेल आया है, तो हेड को A1 कहा है, टेल को B2 कहा है। ये फिर टेल और हेड आया है, टेल और हेड मैंने देखा तो टेल को मैंने B1 कहा है और इस वाले हेड को A2 कहा है। इतनी पॉसिबल कंडीशन, ऐसे सिक्के को उछालोगे तो इतने पॉसिबल कंडीशन बन जाएंगे। अगर ये बन जाएंगे तो फिर मैं इस इवेंट को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर हेड ऑफ द फर्स्ट कॉइन विच इज द कॉपर एंड हेड ऑफ द सेकंड कॉइन, ठीक है, हेड ऑफ द सेकंड कॉइन विच इज द सिल्वर फॉल अपर मोस्ट। सबसे ऊपर हेड दोनों कॉइन पर आने की जो यहाँ पर केस है वो ये वाला है। और अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आया, सेकंड कॉइन पर भी टेल आया, कॉपर और सिल्वर दोनों पर, तो ये कंडीशन है। और मैं अगर कहूँ कि हेड कम्स ऑफ द फर्स्ट कॉइन एंड टेल कम्स ऑफ द सेकंड कॉइन, हेड फर्स्ट पर आया, टेल सेकंड पर आया है, अपर मोस्ट पर आया है, तो ये है केस। और टेल यानी कि फर्स्ट वाले पर आया और सेकंड वाले पर हेड आया, तो ये वाला केस है। अगर ऐसे चार केस आपको मिल गए और मैं कहूं कि फर्स्ट वाले केस की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी कि हम कहें दोनों सिक्कों को उछालते हैं और दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4 है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है।
दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोनों सिक्के को उछाला गया और दोनों सिक्के पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों सिक्के पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी आप कहेंगे कि ये कितना है, 1/4 है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर एक सिक्के पर हेड आए और एक सिक्के पर टेल आए तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी आप बोलेंगे कि यहां पर 1/4 है और यहां पर भी बोलेंगे आप 1/4 है। लेकिन किसी एक सिक्के पर हेड आए, किसी एक सिक्के पर टेल आए, तो आप इनको देखें तो इनकी जो केसेस बन रहे हैं, इनका जो केसेस बन रहा है, अगर सेपरेटली देखें, एक सिंगल सिक्का लेकर देखें, तो इनका जो सिंगल सिक्का लेकर देखेंगे तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगा, इसकी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी 1/2 आएगा, और ये घटनाएं अगर साइमल्टेनियसली हैं तो दोनों का प्रोडक्ट होकर फिर भी कितना आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। तो मैं इसको एक टेबल में टैबुलेट कर लेता हूं, इस पूरे केस को, और उस केस को टैबुलेट करने के बाद फिर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पॉइंट है ये कैसे बायनोमियल थ्योरम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमने उस डेटा को यहाँ पर टैबुलेट कर लिया, टेबल में हमने अरेंज कर लिया कि जब दो कॉइन को किया था तो केस बना था दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने A1 कहा था, A1 और A2 कहा था, A1 A2 कहा था। और जब दोनों सिक्के पर टेल आया था तो हमने B1 B2 कहा था। जब एक सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल आया था तो A1 B2 कहा था। जब एक सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर हेड और पहले सिक्के पर, यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, B1 और A2, पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर क्या आया है, हेड आया है, दूसरे सिक्के पर हेड आया है। उसी चीज को जैसे दोनों सिक्के पर हेड आया है तो हेड ऑफ द बोथ कॉइन फॉल अपर मोस्ट, दोनों सिक्के पर हेड आने की यहाँ पर कंडीशन को लिख लिया गया। द टेल्स ऑफ बोथ कॉइन फॉल्स अपर मोस्ट, तो हमने B1 B2 लिख लिया। द हेड ऑफ द कॉइन फर्स्ट पर हेड एंड टेल ऑफ द कॉइन सेकंड पर टेल आ गया हो तो वो केस, और हेड ऑफ द कॉइन सेकंड पर ये आ गया है, और एंड द टेल ऑफ द कॉइन फर्स्ट पर यहाँ पर टेल आया हो, हमने आगे पीछे कर दिया है इसको अपर मोस्ट पर। तो ये केस बन रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी, तो इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 होगी। इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/4 हर एक केस की सेपरेट जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगा। इन सारे केसेस को हम देखें कि कितने नंबर ऑफ कंडीशंस बन रहे हैं, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, कितने इवेंट्स बन रहे हैं, तो देखो कितने इवेंट्स, A1 B1 B2, A1 B2 B1 और A2, इतने नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट बन गए, 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं। A1 और A1 यहां से कॉमन कर लें तो यहां पर बचेगा A2 और यहां पर बचेगा B2। यहां और यहां से B1 कॉमन कर लें तो A2 और प्लस यहां से यहां तक, हाँ, B2 बचेगा, और थोड़ा सा और इसको सही करें तो A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 बचेगा। यहां पर जब केस मेरा क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो जो मेरा केस बन रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट का, वो A1 और B1 और A2 B2 इतने नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट बन रहे हैं व्हेन द टू कॉइन्स आर टॉस्ड एंड द कंडीशन हियर इज डिस्टिंग्विशेबल। जब डिस्टिंग्विशेबल दो कॉइन हैं, एक हमने कॉपर का लिया है और एक सिल्वर का लिया है, दोनों को उछाला है, तो दो यहाँ पर 4 केस बने हैं और उन चारों केस को हमने कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली सेट कर लिया है। लेकिन
अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या है कि व्हेन द क्वाइन आर सिमिलर एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। ध्यान रहे बेटा, अब हम दूसरा केस स्टडी कर रहे हैं, पहला केस को यहीं पर छोड़ दिया हमने। दूसरे केस को स्टडी कर रहे हैं कि टू क्वाइंस आर सिमिलर एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल क्या है, पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। एक हमने बैग रखा है, उस बैग में रेड कलर की एक ही जैसी बहुत सारी गेंदें रखे हैं। आपके पास डिफरेंट कलर की गेंद मैंने नहीं रखा है, एक ही कलर की बहुत सारी गेंद एक बैग में रखा है, और एक गेंद उसमें से निकाला और मैंने आपसे पूछा कि ये गेंद मेरा 1 नंबर का है, मैंने पहले निकाला है तो पहला नंबर हो गया, और फिर उसी बैग में डाल दिया बिना कुछ उस पर चिन्ह लगाए, और फिर एक गेंद निकाला और हमने कहा कि ये गेंद क्या वही गेंद है जो उससे पहले मैंने निकाला था। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वाह, हो भी सकता है कि जो पहले निकाला था उसी में तो डाल दिया, हो सकता है वही गेंद निकाला हो, या हो सकता है ना हो, क्योंकि अब एक ही जैसी बहुत सारी गेंदें एक ही बैग में हैं। फिर उसको डाल दिया, तीसरी चौथी कोई गेंद निकाला, फिर मैं पूछ रहा हूं कि क्या बताइए कि ये गेंद इससे पहले मैं यहां से निकाल चुका हूं, ये कौन से नंबर की गेंद है। तो फिर आप कंफ्यूज हो, एक ही जैसी गेंद उसमें है, चाहे जो डालो चाहे जो निकालो, क्या गारंटी है कि पहली ही गेंद आप बार बार निकाल रहे हो या हर बार अलग अलग गेंद निकाल रहे हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक ही जैसे एक बैग में बहुत सारी गेंदें पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इसका मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल है। आपने वहां पर रखी हुई गेंदों में अंतर स्पष्ट तौर पे नहीं जान पाया, अंतर नहीं कर पाए आप, तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। जब आप किसी 2 या 2 से अधिक चीजों में अंतर ना कर पाए तो वो क्या हो जाता है, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है, फिर आप उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली यही चीज हमें इसमें देखना ये है कि अगर दोनों सिक्के एक जैसी हो, मान लो सिल्वर का और कॉपर का जो हमने लिया था वो दोनों एक ही में मिक्स कर दिया, तो व्हेन द कॉइन आर सिमिलर, यानी कि A1 और A2 अलग अलग ना होकर A हो गए, क्या हो गए, अब A हो गए, और B1 व B2 अब अलग अलग ना होकर B हो गए। इनको ऐसे हम कह दे रहे हैं कि ये A है हुआ और ये B हो गया। अब अगर दोनों हम बात करें कि दोनों सिक्के पर A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो यहां पर सिमिलर होने की कंडीशन में A रखेंगे तो क्या बनेगा, ये A² बन जाएगा। अगर मैं कहूंगा दोनों सिक्के सेम हो गए तो B और B रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। अगर ये दोनों सिक्के ये A1 ना होकर A हो गया है, B2 ना होकर B हो गया है, तो ये केस क्या बनेगा, AB हो गया है। ये B1 ना होकर B हो गया है और B2 ना होकर B हो गया है, A2 ना होकर A हो गया है, तो ये केस क्या बनेगा, AB हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने क्या किया है, केवल इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन ले रखी है, तो ये दोनों केसेस क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। ये दोनों केसेस क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। ये दोनों केस तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों केस सेम हो गए हैं। तो अब हमारा जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है उसमें कितने केसेस बन रहे हैं कि दोनों सिक्के पर हेड आ सकता है, और दोनों सिक्के पर जो हेड आ सकता है वो हमारा जो यहाँ पर सिंबल है वो ए लेकर हम A² लिख सकते हैं, या मैं इसको केवल A² लिख सकता हूं। टेल ऑफ द बोथ कॉइन, दोनों कॉइन पर अगर टेल आ रहा है तो केवल B² लिख सकता हूं। और 1 हेड एंड 1 टेल, यहां पर देख लीजिए ध्यान से, 1 हेड या 1 टेल या 1 हेड या 1 टेल आने की जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन अपने आप में क्या हो गई है, मर्ज हो गई है। तो यहां पर जो मैं कंडीशन लिखूंगा कि 1 हेड एंड 1 टेल आने की जो कंडीशन है वो AB है, लेकिन यहां पर ये एक बार आया है, यहां पर ये एक बार आया है, लेकिन ये वाली जो केस है ये 2 बार आया हुआ है। बेट का मतलब यही है कि हाउ मेनी टाइम्स आर अकर दैट इवेंट, कितने बार ये इवेंट अकर हुआ है, ये 2 बार अकर हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी हाँ, यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी कितना है, 1/4 और इसका हाफ हो गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। कैसे हाफ हुई है ये भी आपको बता दें कि ये 2 बार हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4, तो इस तरीके से 1/2 आ गया है। देखो 2 × 1/4, यहां पर 2 बार ये घटनाएं हुई है ना, ये घटना 2 बार हुई है, AB और AB देख लो आप, AB 2 बार हुआ है, तो 2 × 1/4, हर एक घटना की जो, हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। अब 2 बार हुआ है तो 2 × 1/4 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा।
और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अभी भी लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अभी भी मैं अगर यही यूज करूं A1 B1 और A2 प्लस B2, अब मैंने A1 को A मान लिया है, B1 को B मान लिया है, A2 को मैं A मान लिया हूं, B2 को B मान लिया हूं, तो मैं अगर ये वैल्यू पुट करूंगा तो A और A प्लस B, ये कुल मिला के A प्लस B का होल स्क्वायर मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? A प्लस B का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इसको ओपन भी करूं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB, और आप बहुत अच्छे से इस फार्मूले को यहां पर देख रहे हैं। A स्क्वायर एक इवेंट, इसका वेट 1 है, B स्क्वायर इसका वेट 1 है, AB का वेट 2 है, AB का वेट 2 है। आप यहां देख रहे हैं कि इस तरीके से टेबल में मिल भी रहा है ये, तो इस पर आप फोकस करें। A प्लस बी का होल स्क्वायर कब मिला है? जब आपने क्या किया, दो क्वाइन को आपने टॉस किया है और कंडीशन आपका क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर है। अभी मैं 3 क्वाइन को टॉस करूंगा तो यही कंडीशन हमको देखना है। 4 क्वाइन को टॉस करूंगा फिर यही क्वाइन को देखना है, 5 क्वाइन को टॉस करूंगा फिर यही केस हमें देखना है, और देखेंगे कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ चला जाएगा। उस पैटर्न पर हमें देखना है कि ये जो पैटर्न है, यही पैटर्न एक बाइनोमियल थ्योरम को जन्म देती है कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर हम बाइनोमियल थ्योरम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। वही पैटर्न हमको देखना है, तो मैं इसको मिटाकर उस पैटर्न पर क्या करते हैं, अब टॉसिंग ऑफ 3 क्वाइन लेते हैं यहां पर। इसी सीरीज में फिर हम देखते हैं कि जब 3 क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो क्या आता है। तो 3 क्वाइन को जब हम टॉस कर रहे हैं तब भी हमारा जो एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट वही होगा। एक डिस्टिंग्विशेबल कंडीशन देखेंगे और एक इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन देख रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर 3 क्वाइन है तो एक क्वाइन ये है मेरे पास, जिसका एक हेड है और एक टेल है, और जिस दूसरा एक क्वाइन है उसमें भी हेड होगा और टेल होगा। एक तीसरा क्वाइन होगा उसमें भी हेड होगा और टेल होगा। अगर मैं इसके हेड को A1 कहूँ, इसके हेड को A2 कहूँ, इसके हेड को A3 कहूँ, इसके टेल को B1, इसके टेल को B2, इसके टेल को B3 कहूँ, तो कुल मिला के A1 B1 पहले टेल के हेड और टेल को हो गया, A2 B2 दूसरे क्वाइन होगा, ये क्वाइन के हेड और टेल को कह रहा हूँ, और A3 B3 तीसरे क्वाइन के हेड और टेल को कह रहा हूं। और अगर मेरे पास ये A1 B1 A2 B2 और A3 B3 ये सारे क्वाइन के हेड और टेल हैं, तीनों क्वाइन के, और मैं तीनों को टॉस करता हूं और फिर आपसे मैं पूछता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों क्वाइन पर हेड एक साथ आए। तो फर्स्ट केस हमारा क्या बनेगा, द हेड्स ऑफ ऑल द क्वाइन फॉल अपर मोस्ट। तीनों क्वाइन पर हमारा हेड आ जाए तो इवेंट का नाम हमारा क्या हो गया, कि इवेंट हो गया हमारा कि तीनों क्वाइन पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, हेड आना चाहिए। और सिंबल यहां पर क्या हो गया, फिर अगर हम सिंबल यूज कर रहे हैं A1 B1 A1 A2 और A3 B1 B2 B3 टेल के लिए और A1 A2 A3 हेड के लिए, तो सिंबल हमारा क्या हो गया, अगर तीनों क्वाइन पर हेड आएगा तो A1 A2 और A3 हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। और ये फर्स्ट वाला केस है ये। और अगर मैं कहूं कि द टेल्स ऑफ ऑल क्वाइन फॉल अपर मोस्ट, अगर मैं कहूं तीनों सिक्कों को हमने छाला और तीनों पर क्या आ गया, टेल आ गया, तो हमारा जो यहाँ पर सिंबल होगा वो B1 होगा, B2 होगा और B3 होगा। और अगर मेरे पास हेड क्वाइन नंबर 1 और 2 पर आए और टेल हमारा आ जाए क्वाइन नंबर 3 पर, तो हमने तीनों सिक्के को टॉस किया और तीनों सिक्के में क्या हो गया कि 2 सिक्के 1 और 2 पर क्या आया है, हेड आया है, यानी कि A1 A2, और तीसरे वाले पर टेल आ गया है, मतलब तीसरे वाले पर टेल आ गया है, तो ये कितना हो गया है, D3 हो गया है, तीसरे वाले पर टेल आ गया है। तो
तीसरे वाले पर टेल आ गया है। आगे हम बात कर रहे हैं कि द हेड ऑफ द क्वाइन फर्स्ट पर हेड आया है, क्वाइन फर्स्ट पर हेड आया है, यानी कि यहाँ पर आ गया है A1, और क्वाइन थर्ड पर हेड आया है, मतलब A3 आ गया है, A3 आ गया है, और क्वाइन जो सेकंड है उस सेकंड पर टेल आ गया है, सेकंड पर टेल आया है, तो इसका मतलब इसका B2 आ गया है। और फिर इसी तरीके से ये हमारा 3 केस कंप्लीट हुआ। हेड वाला हेड आया है क्वाइन सेकंड और थर्ड पर, क्वाइन सेकंड पर हेड आया है और थर्ड पर भी हेड आया है, और कह रहा है कि टेल्स ऑफ फर्स्ट फॉल अपर मोस्ट, और टेल आया हुआ है हमारा क्वाइन फर्स्ट पर, तो ये हमारा केस नंबर 5 हो गया है। और कह रहा है हेड ऑफ द क्वाइन फर्स्ट पर हेड आया है तो A1 हो जाएगा, और टेल आया है सेकंड और थर्ड पर, यानी कि B2 और B3, ये हमारा कंडीशन हो गया, कंडीशन नंबर 6। और अब कह रहा है कि हेड तो आ रहा है क्वाइन सेकंड पर, हेड आ रहा है क्वाइन सेकंड पर, यानी कि A2 आ रहा है, और एंड द टेल्स ऑफ द क्वाइन फर्स्ट पर टेल आ रहा है, इसका मतलब B1, और थर्ड पर भी आ रहा है तो B3, तो कुल मिला के इतना आ रहा है ये कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर 8 में कह रहा है हेड आ रहा है क्वाइन थर्ड पर, क्वाइन थर्ड पर हेड आ रहा है तो ये A3 हो जाएगा, एंड द टेल्स ऑफ द क्वाइन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर B1 और B2। तो अगर आप 3 सिक्के फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो 3 सिक्के फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो आपको टोटल कितनी कंडीशन मिलनी चाहिए? 8 कंडीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 सिक्के हैं, नंबर ऑफ इवेंट 2 हो रहा है, 3 सिक्के फेंक रहे हैं तो 2 की पावर 3 देख रहे हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 कंडीशन आपका बन रहा है। आप यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन आपके बन रहे हैं, 8 कंडीशन ये आपके बन रहे हैं। 3 सिक्के को फेंकते हैं, कौन से केस में 8 कंडीशन बन रहे हैं? डिस्टिंग्विशेबल क्वाइन के फॉर्म में, जब हम उनको पहचान पा रहे हैं उस कंडीशन में 8 कंडीशन बन रहे हैं। आप यहां पर अगर इनकी प्रोबेबिलिटी देखें, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं तो ये सारे सिक्के पर हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितने हैं? 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 8 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/8। हर एक कंडीशन की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंडीशन 8 है, और हर एक केस की जो प्रोबेबिलिटी है नंबर 1/8 हो जाएगा। लेकिन जरा सा थोड़ा सा यहां पर देखें कि इन सारी कंडीशंस को हम क्या करें, थोड़ा मैथमेटिकली समझें, इतनी जगह में यहां पर थोड़ा सा समझें मैथमेटिकली। तो देखो यहां पर क्या होगा कि A1 A2, या यहां पर नीचे देखें जगह है, आ जाएगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अगर आप ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा? ये A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और A1 A2 B3 और A1 B2 A3 और B1 A2 A3 और A1 B2 B3 और B1 A2 B3 और B1 B2 और A3, ये इतनी कंडीशन बनेंगी। इतने कंडीशन में आपको क्या करना है? यहां से देखो A1 और A2, यहां से देखो A1 A2 कॉमन हो गया है, यहां से देखो तो यहां पर A1 A2 यहां से, तो इसमें और इसमें देखो कितना क्या कॉमन कर रहे हैं हम? A1 A2 कॉमन कर रहे हैं, तो A3 प्लस B3 बच रहा है, ये दिख रहा है आपको? हाँ। और फिर आप देखो यहां पर ऐसे ही करो, B1 B2 अगर कॉमन कर लो, B1 और B2 ये कॉमन कर रहे हो तो यहां पर B3 बच रहा है, और प्लस, और यहां से B1 B2 कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा? A3 बचेगा, और प्लस
यहाँ पर A1 A2 कॉमन करो, A1 और A2 कॉमन करो, A1 A2 कॉमन करेंगे तो A1 A2 कहाँ पर बचेगा, A1 A2, अच्छा ये हो गया है, A1 A2 ये हो गया है, ये हो गया है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो गया है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो गया है। देख लो आप, A1 A2 ये टर्म हुआ है, A1 A2 B3 ये वाला टर्म हो गया है, B1 B2 B3 और B1 B2 B3 ये वाला टर्म हो गया है। ठीक, अब ये टर्म बचा हुआ है, ये टर्म बचा हुआ है, 1 2 3 4 टर्म हो गए, A1 और B2, A1 और B2 ये वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, तो A1 और B2 कॉमन कर लो तो A3 प्लस B3 ये हो गए। अब यहाँ पर फिर से आप B1 A2 कॉमन कर लेंगे तो A2 और B1 कॉमन कर लिया तो A3 प्लस B3 ये इतना बचेगा। आगे अगर इसको और सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से बच रहा है A3 और B3 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, A1 A2 B1 B2 और क्या बच रहा है, A1 और B2 और प्लस क्या बच रहा है, A2 और B1 ये इतना बच रहा है। हमने A3 B3 को कॉमन कर लिया। आगे अगर आप यहां से देखें, यहां से A1 कॉमन करेंगे तो A2 B2 बचेगा और यहां पर अगर हमने B1 कॉमन कर लिया तो यहां पर हमारा A2 B2 बचेगा। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूं A3 प्लस B3 ये बच गया और A1 और B1 ये हो गया, A2 और B2 ये ब्रैकेट के अंदर यही हमें मिलेगा, ये हमें मिलने वाला है। ये इस पूरे डिस्टिंग्विशेबल टेबल का मैथमेटिकल यहां पर हमने एक कंक्लूजन निकाला। अब अगर मैं इस केस को ऐसे देखूं कि तीनों सिक्के को टॉस तो किया, लेकिन तीनों सिक्के टॉस कौन सी कंडीशन में हो रहे हैं, वो सिक्के इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन है। इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि आप इनमें से किसी भी इवेंट को पहचान नहीं पा रहे हैं, सब इक्वली लाइकली इवेंट हैं, वो सब के सब एक सेम इवेंट हैं, उनमें कोई भी डिफरेंसेज नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्के पर हेड A1 A2 A3 माने हो, उसे आप जब इक्वली या कह सकते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन में कह रहे हैं तो उन्हें कोई आप एक सिंगल नंबर या सिंगल वर्ड से मानना होगा, जिसको मैं मान रहा हूं A। और जो सिक्का तीनों लिए हैं और उसके टेल को B1 B2 B3 कह रहे हैं, उस सिक्के के टेल को B1 B2 और B3 को आप कह रहे हैं B, क्योंकि आपने कंडीशन यूज कर रखा है इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन, तो मैंने यहां पर B कह दिया उस कंडीशन को। अब आप इसी फार्मूले को यूज करें या इसी चीज को यूज करें तो अगर आप यहां देखें ध्यान से तो यहाँ A क्यूब बन रहा है इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन में, यहाँ B क्यूब बन रहा है, यहाँ A स्क्वायर B बन रहा है, यहाँ A स्क्वायर B बन रहा है, यहाँ पर A स्क्वायर B बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ पर मैं लिखते चलता हूं, यहाँ पर मैं दूसरे पेन से ले रहा हूं। देखो यहाँ पर बन रहा है A क्यूब, यहाँ पर बन रहा है B क्यूब, यहाँ पर A स्क्वायर B बन रहा है। मैंने जब A इक्वल टू A1 A2 A3 सबको A कर दिया, B1 B2 B3 सबको B कर दिया, तो यहाँ पर A स्क्वायर B बन रहा है, यहाँ पर A स्क्वायर B बन रहा है, यहाँ पर B स्क्वायर A बन रहा है, यहाँ A B स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर A B स्क्वायर। आप देख लो ध्यान से, अगर आपने इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन लिया है ना तो आपके पास एक कंडीशन ये बनी, दो कंडीशन बनी और ये तीन सेम कंडीशन के हैं तो तीन कंडीशन ये बने, तीन कंडीशन ये बने, तो आपके टोटल कंडीशन कितने बन पा रहे हैं, 8 ही बन रहे हैं। लेकिन उनको टेबुलेट कैसे करने वाले हैं, ये देखिए टेबुलेट कैसे करने वाले हैं। ये कुछ हमारी ऐसी कंडीशन है कि द हेड ऑफ ऑल कॉइन फॉल्स अपर मोस्ट पर सब पर हेड आए तो क्या कंडीशन बनेगा, तो वो कंडीशन बन रहा है सिंबल में A स्क्वायर का, सब पर हेड आ रहा है और इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन है। कौन से सिक्के पर पहले हमने उछाला था, कौन बाद में उछाला,
कोई पहचान ही नहीं है, तो मैंने उन सिक्कों को ए कर दिया। जब हमारा तीनों सिक्के का हेड आ गया तो ए स्क्वायर की कंडीशन बन गई। द टेल्स ऑफ द ऑल थ्री कॉइन फॉल्स अपर मोस्ट, तीनों कॉइन पर टेल आ गए, तीनों कॉइन पर टेल आ गए तो ये कंडीशन हमारा वी स्क्वायर का बनेगा। और अगर मेरा देखें कि हेड ऑफ द टू कॉइन एंड द टेल ऑफ द वन कॉइन, एक कॉइन पर हेड आ रहा है, दो कॉइन पर हेड आ रहा है, दो कॉइन पर हेड आ रहा है और एक कॉइन पर हमारे टेल आ रहा है, तो अब अगर मेरे यहां पर ध्यान देना, दो कॉइन पर हेड और एक कॉइन पर टेल आया है, ध्यान से देखो, दो कॉइन पर अगर टेल आया है तो A1 A2 आ सकता है, A1 A3 आ सकता है, या मैं ऐसा कहूं कि A2 A1 आ सकता है ऐसे, और A2 A3 आ सकता है, ऐसे कंडीशन आ सकते हैं, ऐसे कंडीशन आ सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास जो केसेस बन रहे हैं, ऐसे जो मेरे पास केसेस बन रहे हैं, यहां पर 1 2 और कितने केसेस बन रहे हैं, 3 केसेस बन रहे हैं, तो उनकी कंडीशन को मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर बी। देखो दो है, दो पर क्या आया है, हेड आया है, एक के हेड को A1 A2 या A2 A3 ऐसे, या A3 या A1 ऐसे 3 कंडीशन बने हैं, और इनको मैं ए बोल दे रहा हूं, इनको मैं ए बोल दे रहा हूं। तो अब ये तीनों कंडीशन अगर दो एक साथ अगर हो रहे हैं तो ऐसे तीन दशा में हो सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी की केस को फॉलो करेंगे। और अगर मैंने कहा कि द हेड ऑफ द वन कॉइन, एक कॉइन पर तो हेड आए लेकिन अदर दो कॉइन पर टेल आए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, ए और बी स्क्वायर बनेगा। दो कॉइन पर टेल आए लेकिन एक कॉइन पर हेड आए तो ए बी स्क्वायर बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं कहूं कि इस वाले इवेंट का वेट कितना है तो 1 है, इस वाले इवेंट का वेट 1 है, लेकिन इस वाले इवेंट का वेट 3 है, देख लो आप, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी 3 है, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर, इसका देख लो ए बी स्क्वायर 1 2 3, यहाँ पर भी वेट 3 है इसका, तो ये कंडीशन ऐसे बन गया। प्रोबेबिलिटी अगर इसकी फाइंड करें आप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/8 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 3 × 1/8 होगी, 3 × 1/8 होगी, और ये 3/8 या 3/8 कुछ इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इतनी हो गई है तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन में A1 क्या लेंगे हम, A1 और प्लस B1 और A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3 का जो ये कंडीशन है, इसमें हमने कहा A1 A2 A3 सब A है, B1 B2 B3 सब B है। तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस बी इस ब्रैकेट में, A प्लस बी इस ब्रैकेट में, और A प्लस बी इस ब्रैकेट में, टोटल A प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करते हो तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3B A स्क्वायर, सॉरी A B स्क्वायर, ये वाला केस बनेगा। और इस केस को देखो होल्ड कर रहा है ये टेबल, A स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर A स्क्वायर बी A B स्क्वायर, और बेट 3 इस इवेंट के होने का बेट 1 है, इस इवेंट होने का बेट 1 है, इस इवेंट के होने का बेट 3 है, इस इवेंट होने का बेट 3 है। आप देख रहे हैं कि इस वंडरफुल पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इससे पहले हमने 2 कॉइन्स वाले में दिखा दिया है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमने एक सिक्का उछाला तब दिखाया, 2 सिक्का उछाला तब दिखाया, 3 सिक्का उछाला तब भी दिखाया। अब हम इसी केस को जनरलाइज कर लेते हैं, और जनरलाइज करके हम अब 4 सिक्का 5 सिक्का ना उछाल कर हम क्या करते हैं, n सिक्के उछाल देते हैं, और n सिक्के उछालेंगे तब ये केस कैसे बनने वाला है इसकी स्टडी करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टॉसिंग ऑफ एनी n नंबर ऑफ कॉइन को हम देखेंगे। अभी तक हमने 1 2 3 4 ऐसे कॉइन को देखा, और हमारा जो पैटर्न बन रहा था, वो पैटर्न जो बन रहा था A प्लस बी का 1 डिग्री, 1 प्लस बी का 2, 1 प्लस बी का 3। तो ऐसे मैंने n कॉइन्स ले लिया है। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने n कॉइन्स लिया है तो डिस्टिंग्विशेबल कंडीशन में हमने कॉइन को जब टॉस किया है तो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, तो देन एक्सटेंडेड द, चलो आ रहा हूँ, एक्सटेंडेड द एबव रिजल्ट। तो हम उस रिजल्ट को कैसे देखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट हम देखेंगे A1 प्लस B1, A1 A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 ऐसे देखेंगे। इतने सारे ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट बनेंगे जब हम
डिस्टिंग्विशेबल कंडीशन में हम देखेंगे तो। लेकिन अगर यही कंडीशन हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया, यानी कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A3 4 डॉट 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 इक्वल टू AN इक्वल टू A हो गया, और B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू डॉट 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 BN, यानी कि हर एक टेल को हमने B कह दिया, हर एक हेड को हमने A कह दिया, देन दिस कंडीशन विल बिकम, वो वाली कंडीशन का हमारा क्या असर होगा कि वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन बन जाएगा A प्लस बी का होल पावर n बन जाएगा, A प्लस बी का होल पावर n। जो अभी A प्लस बी का 1 बन रहा था, A प्लस बी का 2 बन रहा था, A प्लस बी का पावर 3 बन रहा था, वो अब A प्लस बी का होल पावर n। ये वही n है जितना हमने क्या किया था, नंबर ऑफ क्वाइन लिया था। हमने एक क्वाइन लिया तो डिग्री 1 आया था, 2 क्वाइन लिया तो 2 डिग्री आया, 3 आया तो मैंने 3 क्वाइन लिया तो A प्लस बी का पावर 3 आ गया था। तो n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन है, n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमने n क्वाइन ले लिया है इस कंडीशन में, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, हाँ ये हो गया, एंड द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर द गिवन बाय द टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन। तो अब हम इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन अगर यूज करते हैं प्लस बी का होल पावर n को एक्सपैंड करने के लिए, तो a टू द पावर n प्लस n b, a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस n n माइनस 1 फैक्टोरियल 1.1 into 2, a to the power n minus 1 b square plus dot 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 plus n n minus 1 n minus 2 dot 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 n minus r plus 1 upon factorial 1 फैक्टोरियल r होता है जिसको एक्सपैंड करके 1 into 2 into dot 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 r, 1 into 2 into 3 into dot dot r, a to the power r b to the power n minus r plus dot 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 plus b to the power n। अब यहां पर जो ये n है इसको हम nc1 लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को हम लिख सकते हैं nc2, ये फैक्टोरियल 2 तक गया है। ऐसे ये फैक्टोरियल r तक गया है तो इसे n माइनस r लिख सकते हैं n, और ये जो है ये डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारा कंडीशन है यहाँ पर 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल ncn b टू द पावर n। इस चीज को मैं यहाँ पर समेशन, इसके लिए इस पूरे सीरीज के लिए समेशन यूज कर सकता हूँ, और सिग्मा r की वैल्यू 0 से यूज कर रहा हूं मैं, r की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 से मैं यूज कर रहा हूं, तो 0 से n तक ले जा रहा हूं, और 3n और n माइनस r है यहाँ, a टू द पावर r b टू द पावर n माइनस r इक्वल टू n r इक्वल टू 0 से यूज कर रहा हूं मैं समेशन, और n c r की यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ r हो जाएगा, और a टू द पावर r b टू द पावर n माइनस r हो गया है ये, ठीक। तो इसी चीज को मैं ऐसे आगे और लिख सकता हूं, जैसे n माइनस आर है ना, इसको मैं ऐसा कह देता हूं कि ऐसा है ये, तो ये मैं इसकी जगह पर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूं कि सिग्मा r इक्वल टू 0 n और n c r a टू द पावर r और b टू द पावर s, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्टली r, कह रहा है ये जो r की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस कितना ऑफ द एन ट्रायल, एन ट्रायल में r बार अगर सक्सेस हुआ तो प्रोबेबिलिटी ये बनेगा NCR a टू द पावर r b n माइनस r, या मैं ऐसे कहूं कि r प्लस 1th टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द b प्लस a की पावर n, यानी कि अगर मैं कहूं कि n में से r बार हमारा पॉसिबिलिटी हो गया, सक्सेस हो गया है, तो जो हमारा बायनोमियल का जो टर्म लिया जाएगा वो टर्म r प्लस 1th टर्म तक लिया जाएगा। बायनोमियल थ्योरम जो हम यूज करेंगे r प्लस 1th टर्म तक हम यूज करेंगे b प्लस a की पावर n वाले फार्मूले में। तो इससे रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि इफ a इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग एंड द इवेंट एंड b दैट द फेलिंग दैट द इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी मुझे देखनी है